जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबका एडिटोरियल डिस्कशन में भी बहुत स्वागत है। तो आज हम थोड़े ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। दोस्तों, आज है 28 जून और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 3 रेलिवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू में से और एक इंडियन एक्सप्रेस में से। क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम एडिटोरियल्स की बात करें तो दोस्तों आज हम 2 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड। एक तो आर्टिकल जो है स्टेट एंड फ्रीबीज से रिलेटेड, डीवी सुब्बाराव ने आर्टिकल लिखा है। देखिए, फ्रीबीज को लेकर हमने पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं। डीवी सुब्बाराव जो हैं एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, तो उनकी बातों को भी थोड़ा हम गौर से पढ़ लेते हैं। राइट, बहुत रिस्पेक्टेड फिगर है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, तो उनकी बातों को भी पढ़ लेते हैं कि उनका क्या कहना है फ्रीबी कल्चर्स को लेके। और दोस्तों, उसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। सुशील कुमार मोदी जी ने लिखा है, स्क्यूड प्लेइंग फील्ड के बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं। और दोस्तों, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि हिंदू में आया है, आईआर से रिलेटेड। मोदी जी के जो 2 समिट्स हैं, एक तो G7 समिट और एक जो आज उनकी मीटिंग है विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेगी कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट मीटिंग कौन सी है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट समिट कौन सा है, द वन विद यूएई और द वन which was held in Germany, the G7 summit recently। बाकी दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर वी प्रोसीड। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में अवेयरनेस नहीं है या शायद पता नहीं है। कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता रहता हूँ कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है। खास करके अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अगर आप हमारे चैनल में भी बहुत नए हैं, तो दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग है। अब क्या है ना कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक आएगा आपके पास, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा इस लेक्चर का। ठीक है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। यदि आपको ये क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस नहीं मिलता तो आपने पता है क्या करना है? आपने इस नंबर पे ना टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करना है, 6280133177। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो हम आपको ऐड कर देंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है, जो बेस्ट आंसर है वो अगले दिन शेयर किया जाएगा। तो अभी हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन है वो 3 दिन के बाद हो रहा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पिछले एडिटोरियल डिस्कशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उससे संबंधित कोई भी आंसर मनमीत मैम को अच्छा नहीं लगा था, तो इस करके बेस्ट आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि अब हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन तो जो हमारी टीचिंग चली रही है, लेकिन अब हम ऑफलाइन सेंटर भी अपना यहीं पे चंडीगढ़ में ही खोल रहे हैं। मोहाली में हमारा ऑफिस है इनफैक्ट। तो दोस्तों, ऑनलाइन तो लेक्चर्स आपने हम सबके बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार भी दिया है हम सबको। देखिए, अब काफ़ी समय हो चुका है, हमको 5 साल हो चुके हैं स्लीपी क्लासेस को। तो अब अच्छा समय है कि हम ऑफलाइन कनेक्शन भी बच्चों के साथ बनाएं। राइट, अब पैंडमिक से भी चीज़ें बाहर निकल रही हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में, खास करके अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं, चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं, या अगर आप बाहर से भी आना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कहीं और बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो यह मोर देन वेलकम। रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगस्त फर्स्ट वीक से हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी ये हमारा जो है टोल फ्री नंबर रहेगा। किसी भी किस्म की आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं स्टेट फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिस्कल प्रोफिलिगेसी। देखिए, अगेन फ्रीबीज को लेके, फ्रीबीज कल्चर को लेके, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, वट एवर इट इज, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स है, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स है, राजनीति तो करी जाती है फ्रीबीज के कल्चर में। अब यहाँ पे डीवी सुब्बाराव देखिए फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था। अब आमतौर पे जब फ्रीबीज की बात आती है तो आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जाता है। अभी हाल ही में पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की जो सरकार है, भगवंत मान के चलते, उन्होंने अभी रिसेंटली बजट अनाउंस करा है। अब देखिए, बजट में, अब चलो ये आर्टिकल पंजाब से इतना ज़्यादा ओरिएंटेड या पंजाब के बजट से तो ओरिएंटेड नहीं है, बट एक छोटी सी बात जो मैं बजट देख के समझ पाया था वो ये था। अब देखिए, कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट तो हम भी नहीं हैं, लेकिन इतना पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम की चीज़ होती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम की चीज़ होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भैया वो खर्चा होता है जो कि असेट क्रिएशन में काम किया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहाँ पे आप अननेसेसरी सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइबिलिटीज और बढ़ा रहे हैं तो असेट क्रिएशन का वो नहीं होता। अब अगर 1,55,000 करोड़ का बजट है पंजाब सरकार का, उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा कितना है? केवल 10,000 करोड़। तो बाकी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसी बहुत सारी प्रोमिसेस होती हैं जो कि आपने इलेक्शन के टाइम पे बोली होती है कि जी फ्री में बिजली बांटेंगे, पानी बांटेंगे, ये चीज़ें बांटेंगे।
चलो अब हमको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें फ्री में बांटना बुरी बात भी नहीं है। एजुकेशन फ्री में देना, हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री में देना, ये मेरिट गुड्स में आ जाता है। अब कहना कि जी लैपटॉप फ्री में देंगे, साइकिल फ्री में देंगे, ये एप्पल के फ़ोन्स फ्री में देंगे, स्मार्ट वॉचेस फ्री में देंगे, तो ये तो फिर ये मेरिट गुड्स में नहीं आता, है ना? तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा उठता है कि चलो मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स की बात हम एक तरफ करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को हमको देखिए, जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनको हमको सहायता करनी भी है ना? हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन की बात करते हैं ना, एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी भी है। क्या पर सवाल ये है कि क्या ये जो बोरोइंग है, अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पेड़ पे तो नहीं उग रहा, ठीक है? पैसा कोई नीचे तो नहीं फेंक रहा, आपके और हमारे टैक्स पेयर्स मनी में से ही पैसा जा रहा है। ये कितना सस्टेनेबल है? क्या पब्लिक मनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए क्या ये सस्टेनेबल बात है कि आप फ्री में बिजली, फ्री में फ्री में पानी जो बांटी जा रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? ठीक है, आइडियली देखिए, जो पैसा सरकार बोरो करती है, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन में से आ रहा है, चाहे वो राज्य सरकार मार्केट से बोरो कर रहा है विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, चाहे वो ग्रांट कोई फॉरेन कंट्री वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रहा है, आइडियली जो पैसा है वो स्कूल खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज करना चाहिए, ना कि पॉपुलिस्ट गिव अवेज पे, यानी कि ना कि भी हम ऐसे फ्री में जो चीज़ें बांट रहे हैं उस चीज़ों पे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से हाल चलता रहा तो चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर असम तक, कोई भी स्टेट हो, तो यहाँ पे एक चिंता यहाँ पे डीवी सुब्बाराव प्रकट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग पे कहा था कि ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट्स जो है हमारे यहाँ पे वो श्रीलंका के रास्ते पे निकल पड़े। अभी श्रीलंका में देख ली कितना ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है, जहाँ पे देखिए इतनी महंगाई हो गई है, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रातों रात नहीं आया। इस प्रोटेस्ट का जो जेनेसिस था, ओरिजिन था, वो पैंडेमिक से भी पहले का था। तो ये एक चेतावनी यहाँ पे दी गई है। अब मनी को रेस कैसा किया जा रहा है? अब देखिए, मच ऑफ द बोरोइंग ऑफ दीज फंड्स जो कि फ्रीबीज के टुवर्ड्स जा रहे हैं, दिस इज हैपनिंग बियॉन्ड द बजट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, जो एफआरबीएम एक्ट की हम बात करते हैं, एफआरबीएम एक्ट 2003 की अगर हम बात करें, उसकी प्रोविजंस को भी वायलेट किया जा रहा है। अब कुछ केसेस में क्या हो रहा है, जो स्टेट्स है ना, दे हैव बीन बोरोइंग ऑन द बुक्स ऑफ देयर, जो उनकी सरकारी कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, कि भाई उनके ऊपर जितना भी हमको रेवेन्यू आएगा, उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, तो वहां से प्रॉफिट हम डाइवर्ट करके जो भी हम पैसा मार्केट से बोरो कर रहे हैं वहां पे हम वापस दे देंगे। और ये बातें वहां पे ऑडिट में नहीं आती हैं, ये बातें रिपोर्ट में नहीं आती, जो कि इस तरह का एक्स्ट्रा बोरोइंग स्टेट्स कर रही हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जो स्टेट होती है, द स्टेट्स दे आर प्लेजिंग द फ्यूचर रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट एज अ गारंटी, कि चलो अगर आज हम इतना पैसा मार्केट से बोरो कर रहे हैं बियॉन्ड व्हाट द गवर्नमेंट इज गिविंग अस, तो भाई हम वापस कर देंगे, ठीक है। हमने गारंटी दे दी कि जो भी हमको प्रॉफिट होगा, जो भी रेवेन्यूज हमको इस सरकारी कंपनीज में से, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में से आएगा, उससे हम आपको पैसा दे देंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है, वहाँ पे गवर्नेंस तो अच्छी है नहीं है, ठीक है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बहुत वीक हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अब उसके चलते ना वहाँ से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से मुनाफा हो रहा है, और स्टेट्स का जो जो कर्जा है वो बढ़ी जा रहा है। केस इन पॉइंट भी पंजाब, अगर पंजाब की बात करें, कितना सारा कर्जा पंजाब के ऊपर है, ठीक है। तो इफेक्टिवली जो बर्डन ऑफ डेट है वो किसके ऊपर है? स्टेट एक्सचेकर के ऊपर है, आपके और हमारे ऊपर है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम कैग की बात करें, तो कैग पॉइंटेड आउट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम स्टेट्स, जो एक्स्ट्रा बजेटरी बोरिंग्स हैं, if that are taken into account, then the liabilities of the government are way above what it is acknowledged। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है एफआरबीएम एक्ट के बारे में समझे, ठीक है, बहुत ब्रीफली, ठीक है। एफआरबीएम एक्ट 2003 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब ये एक्ट पास किया गया था। यशवंत सिन्हा जी तब उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी वो प्रेसिडेंट के लिए भी खड़े हो रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट है। अब इसको इनिशिएट किया गया था 2003 में। टारगेट क्या था? टारगेट था कि भैया जो रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना, और रेवेन्यू डेफिसिट को आने वाली, यानी कि 2003 की बात है, 2007-8 के टुवर्ड्स टारगेट किया गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट को बिल्कुल 0% लेके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एफआरबीएम एक्ट में भी बहुत सारा हमने ट्वीकिंग्स देखे, बहुत सारा हमने देखा चेंजेस आया, बिकॉज 2008 में, 2009 की अगर हम बात करें, ग्लोबल फाइनेंशियल रिसेशन आया था। चलो उस टारगेट को, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को, रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट को थोड़ा एक्सीड कर दिया गया, 4-5 साल और आगे कर दिया। फिर हमने देखा कि चलो पैंडेमिक आ गया। अब पैंडेमिक के चलते देखिए सरकार का खर्चा बढ़ा है ना। अब जो अगर एस्टिमेट्स की बात करें बिटवीन द फिस्कल ईयर 2020-21, तो जो हमारा जो रिवाइज्ड हमारा जो एस्टिमेट आया है, तो उसमें जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% है, 9.5% है ना। तो यानी कि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है। पैंडेमिक के चलते डेफिनेटली खर्चा ज़्यादा करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को सहायता भी करनी थी, खाना देना था, ठीक है। माइग्रेंट क्राइसिस भी हमने देखा। बट बहरहाल एक सरकार, गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो अबाइड करती है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को, सो दे विल एंजॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी अमंग द रेटिंग एजेंसीज एंड द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हैज डी एक्सेलरेटेड, देखिए ऑब्वियसली ग्लोबल वोलेटिलिटी भी बनी रहती है,
है ना। और प्रेशर सरकार के ऊपर भी है। देखिए सरकार को ही खर्चा करना है, अगर फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि सरकार अगर 4 पैसे ज़्यादा खर्च कर रही है, यानी कि 104 रुपये सरकार ने खर्च करे, 100 रुपये सरकार के पास है, अगर लेमैन टर्म में समझे, है ना। तो अगर 4 रुपये सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तभी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सरकार को पैसे तो खर्च करने हैं, पैंडेमिक आ गया, रिसेशन आ गया, सरकार को ही पैसे खर्च करने हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कहता है, प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भाई जब तक सरकार 2 पैसे नहीं अगर आगे बढ़ाएगी तब तक हम अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कॉन्फिडेंस लेके आने के लिए सरकार को पैसे खर्च करने बहुत जरूरी है। अब उसके चलते जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं वो डेफिनेटली ब्रीच होंगे, चाहे वो रिसेशन आया हो 2008 में, चाहे वो पैंडेमिक आया हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही हो, या आने वाले समय में कुछ और ऐसी वोलेटिलिटी हो, ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक फिस्कल डिसिप्लिन नाम की भी चीज होती है, ठीक है। अब आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबली खर्चा करते रहें, वो भी बात सही नहीं है, ठीक है जी। तो एफआरबीएम के एक्ट का मैंडेट क्या था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मैंडेट था कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट विल ब्रिंग डाउन इट्स फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द जीडीपी। अब अगेन ये डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब 2016 में क्या हुआ, 2016 में जो भी प्रेजेंट चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के एनके सिंह, तो 2016 में उसको फिर से रिव्यू करा गया इस प्रोविजन को, एफआरबीएम एक्ट को, और 2018 में जो डेडलाइन थी दैट वाज अगेन एक्सटेंडेड टू 2020-2021, ठीक है। बिकॉज सरकारों को लग रहा था कि भाई खर्चा तो बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे तो हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख सकते हैं कि हम 10% इकोनॉमिक ग्रोथ करें या 12% इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हमको खर्चा तो बढ़ाना पड़ेगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा। बट बहरहाल अब पैंडेमिक आ गया, तो पैंडेमिक के चलते अब फिर से फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बट बहरहाल अब जो प्रीवियस जो प्रोविजन थी, जो एनके सिंह जी ने जो गाइडलाइंस दी थी, एनके सिंह भी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो प्रेजेंट चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। 2017 में जो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, लेकिन फिस्कल ईयर 2021 के बजट में जो टारगेट था दैट वाज रिलैक्स टू 3.5% एज परमिटेड अंडर द एफआरबीएम एक्ट। चलिए थोड़ी एफआरबीएम एक्ट के रिगार्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे बातें थी, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये सजेस्टेड टारगेट्स हैं बाय द एनके सिंह कमेटी, तो यहाँ पे आप इस टारगेट्स को पढ़ सकते हैं। अब पॉइंट क्या है, फिर से हम वापस उस पॉइंट पे आते हैं जिससे लेके हम ये जो एडिटोरियल थे डिस्कस कर रहे थे, फ्रीबीज की जो बात कर रहे थे। थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको एफआरबीएम एक्ट के बारे, अगर आपने एफआरबीएम एक्ट के बारे नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ बिग इज द प्रॉब्लम। देखिए ऑब्वियस मोटिवेशन स्टेट्स के लिए क्या है कि भाई ये फ्रीबीज बांटने से, ये सब चीज़ें फ्री में बांटने से हम अपनी वोट बैंक को इकट्ठा कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। अब सत्ता में रहने का हर किसी का शौक होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब ठीक है, अब देखिए कुछ वेलफेयर स्पेंडिंग करना, सब्सिडीज में देना, ट्रांसफर पेमेंट्स करना, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, वो जरूरी भी है सोशल सेफ्टी नेट्स के चलते। क्योंकि देखिए अभी हमने बात करी योजना के एनालिसिस में भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव ग्रोथ की। तो अब देखिए जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन है, तो उनके लिए जो सोशल सेफ्टी नेट्स बढ़ाना, उनके लिए खर्चा करना बहुत जरूरी भी है। प्रॉब्लम कब राइज होती है, जब ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो डिस्क्रिशनरी खर्चे में आ जाते हैं। अब इसको कौन तय करेगा कि वो वेलफेयर बेनिफिट के लिए पैसे जा रहे हैं कि वो सिर्फ फ्रीबीज के लिए पैसे जा रहे हैं। और जितना ज़्यादा स्टेट स्पेंड करेंगे इस तरह के फ्रीबीज के लिए, उतना ज़्यादा स्टेट्स के पास जो पैसे हैं, क्योंकि स्टेट्स के पास भी पैसे, देखिए गवर्नमेंट रन्स ऑन स्कैर्सिटी। सरकार के पास हमेशा रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होगी, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट है। और जितना ज़्यादा स्टेट स्पेंड करेंगे इस तरह के फ्रीबीज के खर्चे में, उतने कम उनके पास पैसे होंगे ऑन स्पेंडिंग ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर दैट इन्वॉल्व स्कूल्स, वेदर दैट इन्वॉल्व बिल्डिंग रोड्स, और वेदर दैट इन्वॉल्व बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्टोरल कैलकुलेशंस है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे एफआरबीएम एक्ट की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है, फिस्कल डिसिप्लिन है, उसकी तो यहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म गेन्स देखा जाता है कि भी हमारी वोट बैंक कितनी कंसोलिडेट रहेगी, हम अगली बार फिर से कैसे पावर में आ सकते हैं। तो अब ये हर जगह ये है, ये यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि पंजाब में है, बहुत सारी पोलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री ये कल्चर प्रमोट करते हैं। अब चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सजेस्ट करेगी जो ऑपोजिशन है वो क्या करती है। ऑपोजिशन, व्हाई डजंट द ऑपोजिशन डेयर टू स्पीक अबाउट दिस कल्चर ऑफ फ्रीबीज। बट ऑपोजिशन क्यों बोलेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो फ्रीबीज बांटी जा रही है वोट बैंक इकट्ठी करने के लिए ना, तो ऑपोजिशन पार्टी जो भी हो, ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी को लगेगा कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द फ्रीबीज कल्चर तो कल को हमारा वोट बैंक भी जाता है। उसके बाद आता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेक की बात करें, अगर कैग ऑडिट की बात करें, लेकिन चलो कैग ऑडिट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी हैज मास्टर्ड द फाइन आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑफ टर्निंग एन ऑडिट पैराज इनटू फाइल्स, और ये फिर सालों साल तक चलता रहता है काम, ठीक है। तो जो असली बात है वो सामने आती नहीं है। एक और बहुत एक इफेक्टिव इंडिकेटर जो है चेक्स एंड बैलेंसेस के तौर पे वो है मार्केट। बट मार्केट परसीव्स ऑल द स्टेट बोरविंग्स एज डायरेक्टली गारंटेड बाय द सेंटर। बट ये जो एक्स्ट्रा बजेटरी बोरविंग्स हैं जो कि सेंटर के द्वारा गारंटेड नहीं है, तो ये बात वहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं आती है। एफआरबीएम एक्ट प्रोविजंस की वायलेशन करी जा रही है,
ठीक है, जबकि इतना इफेक्टिव इंडिकेटर है मार्केट का कि एज अ चेक्स एंड बैलेंस कंटेन करके रखना, बट मार्केट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती इसमें कंटेन करने के लिए। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ एफआरबीएम एक्ट्स ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स, दे नीड टू बी अमेंडेड, ताकि एक और कंप्लीट डिस्क्लोजर, जो कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द लायबिलिटीज है वो डिस्क्लोज की जा सकती हैं। ठीक है, जो खास करके जो एक्स्ट्रा बजेटरी बोरोइंग्स हैं उसको भी एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से डिस्क्लोज किया जा सकता है। गवर्नमेंट्स आर मैंडेटेड टू डिस्क्लोज देयर कंटिंजेंट लायबिलिटीज, लेकिन ये डिस्क्लोजर इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लायबिलिटीज फॉर विच दे हैव एक्सटेंडेड अ गारंटी। तो सेंटर शुड ऑल्सो नॉट हेसिटेट टू इम्पोज कंडीशनैलिटीज, बिकॉज देखिए अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि स्टेट्स को सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है अगर उन्होंने एक्स्ट्रा बजेटरी बोरिंग्स करनी है। तो लेकिन केंद्र सरकार को भी कोई ऐसी हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इम्पोज कंडीशनैलिटीज ऑन द स्टेट्स व्हेन इट अकॉर्ड्स परमिशन रिलेटेड टू बोरोइंग। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे डीवी सुब्बाराव ने अंत में कही है, एक ब्रह्मास्त्र की बात करी है, वो है जो प्रेसिडेंट के पास पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। अब देखिए, अब ये काफ़ी एक एक रेडिकल स्टेप है अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो उन्होंने सजेस्ट करा है, बट एक इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, संविधान ये प्रोविजन देता है प्रेसिडेंट को, कब देता है? इफ इन एनी स्टेट, इफ द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड। अब ये ब्रह्मास्त्र है, बट अभी तक इन्वोक नहीं करा, अभी तक तो इन्वोक नहीं कराई है। ठीक है, सो फार फॉर द फियर दैट दिस विल टर्न इनटू अ पॉलिटिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रीजन के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे ये भी सजेस्ट करा गया है कि प्रेसिडेंट भी हेसिटेट ना करें, अगर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट दिखा रही है या कोई राज्य सरकार दिखा रही है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन को भी इन्वोक कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी जो कि इस आर्टिकल में सजेस्ट करिए, बिकॉज फ्रीबीज को लेके बहुत सारे हमने आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं, आते रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ये पहली बार किसी कॉलमनिस्ट ने डिस्कस करा है। चलिए, तो बात करेंगे स्क्यूड प्लेइंग फील्ड। सुशील कुमार मोदी जी ने आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं, राज्यसभा के एमपी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी की बात करें। देखिए, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। देखिए, आज के टाइम पे अब आपने कहीं जाना है, अब आज के टाइम पे आपके पास जीपीएस है, आप फ़ोन पे जीपीएस दे के अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आपके पास अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, आप कैब बुक कर सकते हैं। अब अगर आपको भूख लगी है, आप घर पे बैठे हैं, आपको मार्केट तक नहीं जाना, आप ज़ोमैटो पे ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी पे ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपको मार्केट में कुछ और चीज़ खरीदने नहीं जाना, कुछ शूज़ बाय नहीं करने जाना, आपको लगता है कि मैं कहीं बाहर मार्केट जाऊँगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, चाहे मेरे को कोई चीज़ चाहिए, कोई शर्ट चाहिए, शूज़ चाहिए, तो आप घर बैठ के फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे बुक्स हो, जूते हों, कपड़े हों, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट? आप चाहें तो 200 रुपये की शर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो आप 20,000 रुपये की शर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, चाहे तो आप पिज़्ज़ा 50 रुपये का भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो आप पिज़्ज़ा 500 रुपये का भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं इस तरह के। अब ये जो एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो ज़ोमैटो है, स्विगी है, मेक माई ट्रिप है, गोआईबीबो है, राइट, ऊबर है, ये क्या है? एग्रीगेटर्स हैं। बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे कर देते हैं, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर के जो सीकर्स हैं, यानी कि जो सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं, वो कौन है? हम कंज्यूमर्स हैं। तो ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं। टेक्नोलॉजी हैज फ्लैटेंड द वर्ल्ड, ठीक है, द वे वी ऑपरेट आवर डेली लाइफ। तो ट्रैवल है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, कितने सारे यूट्यूब पे चैनल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि डिफरेंट कोर्सेज को केटर करते हैं। तो एजुकेशन हो, शॉपिंग हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट, तो बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन प्रोलिफरेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करी जा रही है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, दिस हैज क्रिएटेड कन्वीनियंस एंड इंक्रीज द कंज्यूमर चॉइस। तो आज के टाइम में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये जो कैशबैक वाला कल्चर है, डीप डिस्काउंट्स वाला कल्चर है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने नेस्कैफे की कॉफ़ी मंगानी है, मान लीजिए वो 200 रुपये की मिल रही है आपको फ्लिपकार्ट पे, और आपको मार्केट में वो नेस्कैफे की कॉफ़ी 250 रुपये की मिल रही है। ठीक है, तो आपको लगेगा ठीक है, मैं अमेजोन से ऑर्डर कर लेता हूँ कि मेरे को वहाँ पे 50 रुपये बचते हैं। लेकिन ये जो डीप डिस्काउंट देने वाला कल्चर है, ये कैशबैक वाला कल्चर है, अब इससे क्या है, कंज्यूमर्स भी अडिक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ें बाय करने से। और इससे क्या हो रहा है कि जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, अब लोग आज के टाइम पे किराना स्टोर में नहीं जाके चीज़ें बाय करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इंस्टामार्ट है, स्विगी की ऐप में अगर आप देखें फीचर, तो वहाँ से वो ऑर्डर कर लेते हैं, चलो वहाँ पे 50-60 रुपये बचेंगे, तो हमको किराने की दुकान पे क्यों जाना। तो चलो ये एक एग्जाम्पल की बात है। अभी जो ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं, दिस इज डैमेजिंग द लार्ज सेगमेंट्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर। तो यहाँ पे ये चिंता की बात यहाँ पे प्रकट करी गई है। हु इज द ओनली लूजर? अब देखिए, अब ये प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करते हैं, तो चलो जियो ने प्रेडेटरी प्राइसिंग का कल्चर शुरू किया कि भाई आपको फ्री में इंटरनेट मिल रहा है ना। आज के टाइम पे आप छोटा सा रिचार्ज करिए और आपको पूरे महीने भर का इंटरनेट फ्री में मिल जाता है, या ऑलमोस्ट एट मिनिमल प्राइसेस। अब इससे क्या हुआ
अब क्वालिटी ऑफ अगर हम टेलीकॉम सर्विस की बात करते हैं, तो अब अगर हम इंटरनेट की बात करें तो 4G भी आज के टाइम पे 2G की तरह चलता है, 4G की स्पीड भी अच्छी नहीं आती है। अब जियो के प्रेडेटरी प्राइसिंग के चलते लिमिटेड टेलीकॉम प्लेयर्स रह चुके हैं, एक एयरटेल है या वोडाफोन आइडिया है, और तो कोई प्लेयर्स है नहीं टेलीकॉम सेक्टर में। अब इससे क्या हो रहा है, प्रेडेटरी प्राइसिंग कल्चर से कंज्यूमर्स को तो फायदा हो रहा है कि चलो 200 रुपये में चीज़ मिल रही है, 150 में चीज़ मिल रही है, ठीक है, लेकिन नुकसान किसका है, नुकसान तो कंज्यूमर्स का ही है ना। अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन ये जो इस तरह की डिस्क्रिशनरी या प्रेडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिसेस है, कंज्यूमर उससे लूज करेगा, बिकॉज होगा क्या, कंपटीशन कम हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा तो कंज्यूमर की जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कम हो जाएगी। तो अब अगर एक चीज़ 200 रुपये की मिल रही है तो कंज्यूमर क्या कहेगा, वो 200 रुपये की तो ठीक है, मेरे को तो फायदा हो रहा है, 200 रुपये की चीज़ मिल रही है। अब लेकिन क्या पता वो 100 की भी मिल सकती थी, क्या पता वो 150 की भी मिल सकती थी, पर वो तब होगा ना जब कॉम्पिटिशन होगा। जब कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं होंगी। अब जो ई मार्केट प्लेसेस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या जो फूड सर्विस एग्रीगेटर्स है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, दे हैव ऑल बीन अक्यूज्ड ऑफ डिस्टॉर्टिंग द मार्केट। अब जब देखिए, अब अगर हम बात करें जोमेटो की, पेटीएम की, इन सब के पीछे आईपीओज हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ऐसे कैसे प्रॉफिट में रह सकती है कंपनीज, है ना। आप वहाँ पे अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं और इतने हैवी डिस्काउंट्स आप ऑफर कर रहे हैं, इतने हैवी कैशबैक्स आप ऑफर कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए तो ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बना पाएंगे, इन द लॉन्ग रन आप अपनी कंपनी को सस्टेन कैसे कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप कॉम्पिटिशन को भी मार रहे हैं। आप एक जगह एक कंपनी खड़ी कर रहे हैं जहाँ पे पिज़्ज़ा 50 रुपये का भी है और जहाँ पे पिज़्ज़ा 500 रुपये का भी है, तो ठीक है, अब कंज्यूमर कहेगा मैं 50 रुपये का पिज़्ज़ा खाऊं, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी नहीं अच्छी आती है। अब 500 के पिज़्ज़ा में आप 100 रुपये का, 150 रुपये का कैशबैक रखेंगे, तो उससे आप कंज्यूमर्स को भी फोर्स कर रहे हैं, आदत डाल रहे हैं कि भी कंज्यूमर्स वो मंगवाते रहेंगे इंसेसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है कहीं ना कहीं। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा की यहाँ पे बात करें, अब देखिए आप इतनी सारी चीज़ें बाय करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपकी शॉपिंग हैबिट्स हैं, तो लेट्स से आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ ऑर्डर करते हैं, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की शर्ट ऑर्डर करते हैं। अब आपको बार बार वहाँ पे कहीं ना कहीं जब भी आप इंटरनेट पे कुछ ब्राउज कर रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, तो वो पॉपअप्स आपके सामने आ जाएगा वो शर्ट के बारे या उस पर्टिकुलर ब्रांड से मिलती जुलती कुछ चीज़ों के बारे। तो यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो शॉपिंग हैबिट्स है, आपकी जो प्रेफरेंसेज है, वो तो कैप्चर हो गई है, चाहे वो कोई बुक्स भी क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी की बुक्स ही आप ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी की सारी शॉपिंग हैबिट्स जो है ये कौन कैप्चर कर रहा है, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज के जरिए ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपकी कंज्यूमर हैबिट्स, शॉपिंग हैबिट्स को कैप्चर कर रहे हैं। उससे ये डेटा कौन क्रिएट कर रहा है, अभी डेटा तो आपके द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है अनइंटेंशनली। और ये डेटा किसके काम आ रहा है, क्या ये डेटा एडिडास के काम आ रहा है, क्या ये डेटा डोमिनोज के काम आ रहा है, नहीं, ये डेटा उन कंपनीज के काम आ रहा है, एग्रीगेटर्स के काम आ रहा है, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो गो बीवो है, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, उनके काम में आ रहा है, ताकि कैसे वो और सब स्टैंडर्ड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उस मार्केट प्लेस पे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। सब स्टैंडर्ड कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छी बात है, लेकिन सब स्टैंडर्ड कंपटीशन भी अच्छी बात नहीं है ना। तो चैलेंजेस यहाँ पे क्या आती हैं, तो पहली बात तो यहाँ पे ये आता है कि देयर इज अ लैक ऑफ अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब आपने जोमेटो से कोई चीज़ मंगाई है, अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर करा, आपको कितने दिन लग जाते हैं अपना रिफंड लेने के लिए, है ना, कितना आपको बहस करना पड़ता है कस्टमर केयर सेंटर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, वहाँ पे आपको कितना बहसबाजी करनी पड़ती, लड़ाई करनी पड़ती, तभी भी आपका रिफंड नहीं हो पाता, ठीक है, पेमेंट्स आपकी डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल हार्ड वर्किंग बिजनेसेस। अब जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, अब वो कंप्लेन करते हैं कि जी लोग हमको गालियां निकालते हैं, बिकॉज ये जो फूड सर्विस एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो जोमेटो है, चाहे वो स्विगी है, वो कस्टमर की रिक्वेस्ट को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, और उसके चलते जो रेस्टोरेंट है उसका नाम बदनाम होता है, ठीक है। चाहे कुछ भी बात हो, चाहे ऑर्डर डिले हो रहा हो, ठीक है, चाहे ऑर्डर की गारंटी 20 मिनट की गई हो लेकिन आपके पास 40-45 मिनट में ऑर्डर आ रहा है। अब इसमें हो सकता है कि रेस्टोरेंट की गलती ना हो सकता है उनके पास वैलिड ड्राइवर, वो लेट पहुंचा हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एग्रीगेटर है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जोमेटो जो ऑफिशियल्स हैं वो इन्वॉल्व है यहाँ पे, यानी कि उनकी गलती है कि उनको एड्रेस करना चाहिए था इस तरह की चीज़ को, है ना, जो भी कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है। अब होटल्स की बात करें तो होटल्स को कई बार अगर आप देखेंगे गोवा बीबो में या मेक माई ट्रिप पे ऐसा बनाया जाता है जैसे कि वो ताजमहल से कम नहीं है ना, इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे फोटोज डाली होती हैं कि जी वो होटल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बेड्स हैं, बहुत अच्छे हाइजीनिक वॉशरूम्स हैं, ठीक है, कोविड के प्रिकॉशंस वहाँ पे लिए जाएंगे, हाइजीनिक है, सारा कुछ ये है वो है, लेकिन आप वहाँ पे जाते हैं देखते हैं बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत अनहाइजीनिक सा एटमोसफेयर होता है। अब अगेन कस्टमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो लोग कहेंगे आप वहाँ पे कंप्लेंट कर दीजिए, मेल ड्रॉप कर दीजिए, आपको विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाती है, ठीक है। नाउ हाउ दिस इम्पैक्ट्स स्मॉल बिजनेस, small businesses are suffering from the unethical practices and unequal bargaining power of these large platforms, है ना। अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स आर मेनी अ टाइम दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ऑर्डर्स एट प्राइसेस मच लोअर देन देयर एग्रीमेंट। तो ये आप जो कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिलता है,
ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तो इस बात से नाखुश है ना। अब लेकिन ये जो बड़े बड़े जो एग्रीगेटर्स हैं, जोमेटो, एसपीडी, ये कहते हैं कि चलो हम आपका कस्टमर बेस बना रहे हैं, है ना। अब आपके पास अगर 5 ऑर्डर आने थे, अगर आप 500 की चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आपके पास 10 ऑर्डर आएंगे अगर आप 350 की चीज़ सेल करेंगे। अब ये रेस्टोरेंट्स हैं, इनको फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब रेस्टोरेंट्स हैं, खास करके जो नए रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अभी इमर्जिंग रेस्टोरेंट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में, वो ये कहते हैं कि चलो अगर हम जोमेटो पे इन्वेस्ट होते हैं, स्विगी पे इन्वेस्ट होते हैं, तो हमारी मार्केट बढ़ेगी, है ना, और कंज्यूमर्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे। तो इस मजबूरी में आके वो जोमेटो पे, स्विगी पे इन्वेस्ट हो जाते हैं, और इसी बात का फायदा जोमेटो और स्विगी उठाते हैं। होटल्स की बात करें, होटल्स आर डिनाइड डी लिस्टिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स इवन व्हेन दे वांट टू, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एग्जिट क्लॉजेस। ठीक है, होटल्स को लगता है कि भी इतना सारा डिस्काउंट जो है, आप कई बार देखेंगे अगर आपने कहीं जाना है, छुट्टियों में जाना है, अगर आप गोवा वीवो की वेबसाइट पे कोई होटल अगर देखेंगे, वहाँ पे उसके रेट्स देखेंगे, अगर आप डायरेक्टली होटल पे कॉल करके बोलेंगे, वो बोलेंगे आप हमसे रूम ले लीजिए डायरेक्टली, आप बेशक उस प्लेटफॉर्म पे गोवा वीवो में मेक माई ट्रिप पे मत लीजिए, बिकॉज हम आपको सस्ते में प्रोवाइड कर देंगे, है ना, बिकॉज यहाँ पे जो मैसिव कैशबैक या डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं, वो होटल वालों के पास नहीं जाते हैं, ठीक है, उनकी जेब में से वो पैसे कट रहे हैं। तो इस तरह से इस तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे बना सकें, जहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी इंपैक्ट ना हो सके। तो यहाँ पे लेसन दिया गया दैट हाउ कैन वी लर्न फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे बात करी गई है द डिजिटल मार्केट्स एक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च करा गया था, अभी रिसेंटली लेजिस्लेट करा गया था। अब जो डिजिटल मार्केटिंग एक्ट है, दिस इंटेंट्स टू इंश्योर अ हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द यूरोपियन डिजिटल मार्केट्स। तो यहाँ पे एक प्रोविजन जो है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, they will be prevented from abusing their market power and by allowing newer players to enter into the market। ठीक है, और अगर ये जो कंपनीज हैं, खास करके जो बड़े प्लेयर्स हैं, अगर वो इन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेंगे, तो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, सैंक्शन लगाया जाएगा, एंड पेनल्टी कैन बी अप टू 10% ऑफ द वर्ल्ड वाइड टर्नओवर। तो जस्ट इमेजिन, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनका टर्नओवर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो 10% ऑफ द वर्ल्ड वाइड टर्नओवर, ठीक है, विल बी द पेनल्टी लिवाइड अपॉन देम, अगर वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करते हैं या अपने मार्केट शेयर को, अपने मार्केट पावर को अब्यूज करते हैं टू डिस्करेज कंपटीशन, टू डिस्करेज हेल्दी कंपटीशन। चलिए, तो दोस्तों आज का जो लास्ट एडिटोरियल है वो रहेगा मोदीज 2 समिट्स, यूएई ट्रम्प्स G7। किस कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रधानमंत्री जी अभी 2 समिट्स अटेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कल उन्होंने जो समिट अटेंड करी थी, G7 समिट जर्मनी में, अभी कुछ समय पहले वो यूरोपियन यूनियन के दौरे में गए थे, तो वहाँ पे जो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, उन्होंने इन्वाइट किया था मोदी जी को इस साल की G7 समिट में, राइट। तो अब आज उनकी जो बायलेटरल मीटिंग है अबू धाबी में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ है, ठीक है। if the US is exempted, no G7 country comes close to the UAE as India's trading partner। अभी देखिए गल्फ बैकलैश हुआ था नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद, हमने ये भी बात पढ़ी थी कि बहुत सारी जो गल्फ मोनार्कीज की बात करें, यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, तो दे वर वेरी अपसेट बाय इंडियाज रिस्पॉन्स टू दिस होल कंट्रोवर्सी, द नुपुर शर्मा एपिसोड व्हिच हैपेंड। और हमारे लिए हमने भी फ्यू मिनट सीरीज में भी शेयर किया था कुछ टाइम पहले कि कितना सिग्निफिकेंट है जो गल्फ रीजन है, हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, कितने हमारे भाई बंधु वहाँ पे काम करते हैं, कितना वो पैसा यहाँ पे भेजते हैं, रेमिटेंसेज यहाँ पे भेजते हैं, है ना। तो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है, कितना हम यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम यूएई की बात करें, so United Arab Emirates has invested more in India in 2021 than even Germany and France have invested in India। In fact, Feb 2022 में हमने इंडिया और यूएई ने सेपा एग्रीमेंट साइन करा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करा है। एंड as a matter of fact, none of the G7 countries, none of these industrialized countries, the top 7 industrialized countries of the world, none of them they have any bilateral SEPA with India and as far as with UAE as well। अब थोड़ा यहाँ पे G7 की बात हुई तो G7 को थोड़ा समझ लेते हैं। G7 ओरिजिनली G8 था, राइट। तो G8 कब था? 1998 में रशिया भी G7 में एडिशन लेता है तो G8 बनता है, लेकिन 2014 में आफ्टर द क्रिमिन एनेक्सेशन तो रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है G7 में से, तो वो G7 बन जाता है। दिस वाज सेटअप इन 1975 एज एन इनफॉर्मल फोरम। तो पहले G7 सेटअप किया गया था 1975 में, 1998 में G7 G8 बनता है और 2014 के बाद क्रिमिनल एनेक्सेशन के बाद फिर से G7, ठीक है, एज एन इनफॉर्मल फोरम फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये जो है G7 नेशंस हैं, ठीक है जी। तो थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे G7 के बारे। अब यहाँ पे बात करें इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सिनर्जी से रिलेटेड। अब देखिए ये अब पिछले 8 सालों में मोदी जी की बहुत सक्सेस मानी जाती है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, देखिए बहुत मेहनत लगती है ना, डिप्लोमैट जो हैं उनका 30-35 साल का करियर स्पैन होता है, तो बहुत मेहनत लगती है। अब खास करके वेस्ट एशियन रीजन की बात करें तो हमारे लिए कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है ना, हमारी एनर्जी नीड्स वहाँ से मीट होती हैं, कितने हमारे डायस्पोरा की बात करें, ऑफ ऑल द पीपल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑफ ऑल द एनआरआईज लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड, हाफ ऑफ देम more than 50% live in the Gulf region। And
this has been a hallmark of Prime Minister Modi's legacy in the last 8 years of the successful ties which we have had with this region, with the Gulf region, right? Now अब चाहे वो कश्मीर का, अब हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों में गल्फ रीजन जो है वो इंडिया के ज़्यादा नज़दीक आया है। गल्फ रीजन के लिए इंडिया फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट नहीं है। तो चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो सेपा का अग्रीमेंट हो, चाहे वो पैंडेमिक हो, हमने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन देखी है बिटवीन द गल्फ रीजन एंड इंडिया, ठीक है। और देखिए ये विजिट इज ऑब्वियसली विल बी ओपनिंग न्यू विस्टास फॉलोइंग द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द सेपा अग्रीमेंट जो कि फरवरी 2022 में साइन किया गया था। नाउ दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम May 1, 2022, right? Now changes since the pandemic, ठीक है। देखिए अब 2019 के बाद मीटिंग हो रही है, ठीक है, मोदी जी की इनके साथ, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई के साथ, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें आई हैं पैंडेमिक के चलते, दोनों देशों का जो एक्सपीरियंस है कि कैसे उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक को कंटेन किया, तो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोनों देश। बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो सेपा अग्रीमेंट के चलते टारगेट क्या है कि आने वाले 5 साल में जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, जो गुड्स ट्रेड है, वो $100 बिलियन तक लेके जाना है, और जो ट्रेड इन सर्विसेज है वो $15 बिलियन तक लेके जाना है। अब डेफिनेटली यूएई से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत सारा हम ऑयल मंगाते हैं वहाँ से, तो डेफिनेटली अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होगा विद द यूएई, ठीक है, डेफिसिट में ही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर्स विच यूएई इज अर्निंग, बिकॉज ऑफ द मनी विच यूएई इज अर्निंग, बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, उसके चलते क्या है कि इंडिया कैन ऑल्सो बिकम अ ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स सच एज पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको बहुत फायदा है अगर इतना सारा अगर हम ऑयल वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये बात की भी एश्योरेंस यूएई से ले सकते हैं कि वो यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। हमको भी ग्रेटर मार्केट एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, हमको आइसोलेशन में नहीं देखना जो यूएई के साथ हमने सेपा अग्रीमेंट साइन करा है, हमने ये देखना है कि कैसे ये सेपा अग्रीमेंट कैन बी अ लॉन्चिंग पैड फॉर आवर डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड ऑल्सो विद द ईस्ट अफ्रीकन एंड द नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। अब एक कम्प्लेक्स एरिया की बात करें तो देखिए, चाहे येमेन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो दोनों देश जो हैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिवली बातचीत कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन करी जाए, ठीक है, कैसे यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा सकती है। अब अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑल्सो सीम्स टू हैव डिसाइडेड टू हैव अ स्टेज्ड एंड अ फेज्ड विड्रॉल फ्रॉम सीरिया। द यूएई वांट्स टू हैव बेटर टाइज विद सीरिया, विद कतर एंड विद टर्की। इनफैक्ट यूएई और इजराइल की बात करें तो दे हैव साइंड अ सेपा अग्रीमेंट वेरी रिसेंटली, और UAE disrupted the long-standing Arab-Israeli dispute by signing the Abraham Accords, which happened in August 2020. डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी मानी जाती है। और उसके अलावा इंडिया और UAE दोनों they can do more by fighting against money laundering and the flow of illicit narcotics. सो दोस्तों ये थे हमारे 3 एडिटोरियल्स। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों यदि आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का कोर्स अवेल करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपका अटेम्प्ट अगले साल होगा, तो दोस्तों चाहे प्री है चाहे मेंस है, जो हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स रहेंगे वो आपके प्री और मेंस दोनों की ही तैयारी के ओरिएंटेड रहेंगे। तो मंडे टू सैटरडे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो मंडे को ज्योग्राफी, ट्यूसडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे को पॉलिटी, थर्सडे को इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को एनवायरमेंट, सैटरडे को साइंस एंड टेक एंड आयर ऑल्टरनेटिवली। तो ऐसे रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपके साथ किया जाएगा, प्री और मीन्स ओरिएंटेड। आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, मंथली कंपाइलेशंस भी मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी का है, चाहे वो हिस्ट्री का है, उस टॉपिक से रेलेवेंट कोई PYQ आया है, चाहे वो मेंस में चाहे वो प्री में, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपका अभी प्रीलिम्स अगर आपका निकल गया है, क्लियर हो गया है, आप मेंस लिखने वाले हैं, तो दोस्तों हमारा एक जनरल स्टडीज़ मेंस 2022 का एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको प्राइस भी मेंशन्ड है। सो दोस्तों इस कोर्स में स्पेशल बात क्या है कि आपको चलो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉडल आंसर्स, वीडियो सोल्यूशंस ये सब तो दिए जाएंगे, राइट, लेकिन साथ के साथ आपको मेंटरशिप मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी सर्विंग IAS, IPS और IRS जो ऑफिसर्स हैं वो आपको मेंटरशिप देंगे यहाँ पे। तो ये स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है। बाकी अगर आपको वो मेंटरशिप नहीं लेनी तो यहाँ पे आपके पास जनरल स्टडीज़ की मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, राइट। तो अगेन दोस्तों इन सब कोर्सेज के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप और असिस्टेंस ले सकते हैं। बाकी दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा? द डायनेमिक मोमेंटम बिल्ट अप बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज द पोटेंशियल टू हैव एन इम्पैक्ट बियॉन्ड द बायलैटरल कंटेक्स्ट। तो सब्सटैंशिएट करिए अपने आंसर को 250 शब्दों में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल और डिस्कशन एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।